आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस जंग के 5 दिन हो चुके हैं। 5 दिन में क्या कुछ तस्वीरें बदली हैं, हर एक तस्वीर को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी खबरें इंटरनेशनल मीडिया द्वारा या सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों के सामने आ रही हैं, पर वहीं इस बीच खासतौर पर भारत में इस जंग की 2 तस्वीरें सामने देखने पर मजबूर किया जा रहा है, जहां रूस को खासतौर पर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, वो हीरो बनाने पर तुला हुआ है व्लादिमीर पुतिन को। ये घटनाएं लगातार घट रही हैं। जंग किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है। जंग की नौबत क्यों आई, इन चीजों को समझने की जरूरत है। और अब क्या परिस्थिति लगातार इस जंग के बीच बनी हुई है, इसी पर हमारे साथ बने हुए हैं जर्नलिस्ट अमजद अली। अमजद, मैं ये जानना चाहूंगा कि आज 5वां दिन था और 5वें दिन जंग के कैसे हालात हैं, खासतौर पर रूस और यूक्रेन में कितना नुकसान हो पाया है? क्योंकि हमने लगातार देखा है, जब ताकतवर का नुकसान होता है तो वो यही कहता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। जी सर, अभी हाल ही में कुछ देर पहले ही न्यूज़ आई थी कि रशिया के 4000 से ज़्यादा जो सोल्जर्स हैं वो मार गिराए गए हैं। 100 ज़्यादा से जो प्लेन्स उनके एयरक्राफ्ट से वो उनको गिराया गया है। अभी टर्की से लिया हुआ ड्रोन जो यूक्रेन ने लिया था, ये भी खबर आई थी कि वो जो उनका एक ऑयल टैंक था उन उसको भी उड़ा दिया गया। लेकिन जो रशिया है वो इन चीज़ों को अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इन इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों में वो जोश, वो कॉन्फिडेंस बना रहे। क्योंकि अगर रशिया के लोगों में ऐसी न्यूज़ या रशियन सोल्जर्स के बीच में ऐसी न्यूज़ आ जाए कि इतना सारा हमारा नुकसान हुआ है, या पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए कि रशिया का इतना नुकसान हो रहा है, तो कहीं न कहीं उससे रशिया पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। रशियन जो सोल्जर्स हैं, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। या रशिया के लोग जो है वो पैनिक होना स्टार्ट करेंगे। यही वहीं से यूक्रेन से एक खबर आई थी कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन है, जिसको AN-225 मारिया के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन था, जिसने कोविड पैंडेमिक में इतना सारा कंट्रीब्यूट किया। पूरी दुनिया में जो मेडिसिन्स थे या जो भी एंटीडोट्स थे इसके लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह लेने में उसका एक बहुत ही रोल रहा जिस पैंडेमिक के दौरान। इसकी जो ये प्लेन बनाया गया था, 2001 में इसने पहली फ्लाइट जो ली थी, मतलब पहले जब ये उड़ान भर चुका था, वो गोस्टमाल। और ये गोस्टमाल जो है ये 20 किलोमीटर कीव से दूर है, वो एरिया जहाँ पे आज रशिया का कब्ज़ा है। तो जो रिसर्च के बेस पे बताया जाता है कि अगर इस प्लेन को फिर से बनाया जाए, तो इस प्लेन का जो कॉस्ट होगा, वो 3 बिलियन यूरोज़ के आसपास होगा। ये बहुत ही बड़ा रकम है। ये बहुत ही बड़ा नुकसान जो अभी रशिया की तरफ से हुआ है। ये खाली यूक्रेन के लिए नहीं, ये खाली उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं, ये नुकसान एक पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि इस जहाज़ की मदद से पैंडेमिक में बहुत सारा इस्तेमाल किया गया, बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले ले जाई गई इस जहाज़ से। और इसको बनाने में भी, अगर इसको रिबिल्ड किया जाए, तो उसको बनाने में भी 5 साल लग जाएँगे। ऐसा रिसर्चर्स जो है वो बोल देते हैं। क्योंकि इसी बीच ये भी देखने को मिला कि आज एक मीटिंग हुई है बेलारूस में। तमाम कंट्रीज जो थी, एक थी, उस मीटिंग की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ पाई है कि क्या बातें, 3.5 घंटे तक जो मीटिंग चली है, क्या बातें उसमें रखी गई है रूस यूक्रेन जंग के बीच? जी सर, वो बेलारूस का जो अभी सबसे बड़ा जो अभी न्यूज़ जो आ रही है, वो ये आ रही है कि रशियन आर्मी वहाँ पे अपनी जो न्यूक्लियर जो उन्होंने एक न्यूक्लियर जो उनके बॉम्ब्स है, वो उनको वहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं। ताकि वो चाहते हैं, अगर उनको उन्होंने तो पहले ही से ही अभी जो है न्यूक्लियर का एक नोटिफ़िकेशन पूरे वर्ल्ड में जारी कर दिया है कि हम न्यूक्लियर को रेडी रख रहे हैं। एक जंग के लिए हम तैयार हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो अपना वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो भी उनका न्यूक्लियर है, वो बेलारूस में उसको रख सके, ताकि अगर उनको यूक्रेन पे हमला करना पड़ा, तो वो रशिया से भी कर सके और बेलारूस से भी कर सके। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि बेलारूस का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा और किसकी ओर रहेगा। हालाँकि ये भी देखने को मिलता है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ अराउंड जो यूक्रेन है, वो तो अभी यही चाहती है कि वो यूक्रेन के साथ रहे। लेकिन रशिया ने अभी इतना एग्रेशन दिखाया है, पुतिन ने इतना एग्रेशन दिखाया है कि
हालाँकि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन जो है उनको एक उनका भी बता दिया है कि हम कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी कंट्री इसमें इंटरफेयर करना चाहेगी। तो वो उसे कभी भी यूज़ किया जा सकता है। जब न्यूक्लियर की बात सामने आई है, तो इसी बीच जो बाइडेन ने भी अमेरिकी नागरिकों को कोई ऐसी एडवाइज़री दी है न्यूक्लियर की आशंका को लेकर के, कि सचेत रहने के लिए कोई ऐसी एडवाइज़री जो मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हो? सर यूएस ने भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले लिया है ताकि कभी भी कुछ रशिया जो अभी वो एग्रेशन में है, उनको जंग के सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी। नुकसान जो भी हो रहा है उनको वो भी नज़र नहीं कितनी जानें गँवा चुका है रशिया या यूक्रेन में, कितने इनोसेंट पीपल जो जो जिनका जेनोसाइड हो चुका है, उनको अभी भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। उनको बस नज़र आ रहा है कि वो यूक्रेन पे कैसे कब्ज़ा बना के रखे। उनको नज़र आ रहा है कि वो यूएस के साथ कैसे बदला ले, जो यूएसएस ने उस टाइम पे ब्रेक डाउन किया था 15 कंट्रीज़ में, जो उस टाइम सोवियत यूनियन थी। उनको कहा ये भी जाता है कि रशिया जो है वो यूएसएसआर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका ने भी बहुत ऐसे कदम लिए हैं, बहुत ऐसे स्टेप्स लिए हैं, जहाँ पे वो रशिया को अभी डरा के रखना चाहता है, चाहे वो सैंक्शंस हो फाइनेंशियल सैंक्शंस हो या उनके जो ऑफिशियल्स हो उन पे उनके वीज़ाज़ पे बैन लगाने का हो या जो भी उनके फॉरेन बैंक इन्वेस्टमेंट्स है या फॉरेन बैंक ट्रांज़ैक्शंस है, उन पे बैन लगाने की कड़ी से कड़ी कोशिश अभी यूएस या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो कोशिश कर रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ ये कोशिश कर रही है लगातार। अमजद, ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कुछ देश जो है यूक्रेन की मदद के लिए खास तौर पर हथियार के साथ या जो अपील जिस देश से की गई हो उस अपील को पूरा कराओ। जैसे तुर्की से एक अपील की थी कि जल सेना की तरफ से रूसी सेना को आप रोकने का काम करें। अमजद, आवाज आ रही है आपको? जी, जी, सर। क्योंकि तुर्की से ये अपील की गई थी और तुर्की ने उस अपील को माना भी। उसने जो रूसी सेना का रास्ता रोका। इसके बाद जर्मनी ने और जापान ने हथियार भेजे। कोई और देश भी सामने आया है जो यूक्रेन की मदद कर रहा हो हथियार से या किसी भी चीज से? सर अभी तो जो जर्मनी है और जो टर्की ने तो वो रास्ता बंद किया जहाँ से रशिया के फ़ौज एंटर कर सकते थे। रशिया के जो फ़ौज है वो एंटर कर सकते थे। जय वो जर्मनी ने भी अभी हेल्प आगे सामने आने की मदद की है यूक्रेन के लिए। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ जो आना चाहती है अभी, हालाँकि अभी सब कंट्रीज़ जो आ रही है इस यूक्रेन के लिए वो धीरे-धीरे अभी तक जो है वो यूक्रेन को कुछ वेपन्स प्रोवाइड कर रही है, उनको अभी सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली या जो मिलिट्री उनका सपोर्ट है वो कर रही है। लेकिन अभी तक किसी चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूरोपियन नेशंस हो या नेटो हो, लेकिन इन कंट्रीज़ में से अभी किसी ने ये नहीं किया कि वो जो अपने फोर्सेस है यूक्रेन में भेजे ताकि वो यूक्रेन की तरफ से लड़ सके। बाकी जो भी उनके फाइनेंशियल सपोर्ट्स है या जो बाकी अभी हथियार जो है वो बेचने के लिए सारे कंट्रीज़ जो अभी कोशिश कर रही है जिसमें टर्की और जर्मनी जो है वो अभी फ्रंट पे खड़ी आके बैठ तो टर्की और जर्मनी जो है वो फ्रंट पे खड़ी है। इसी के साथ एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो हमारे श्रोता हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन की जंग में मुस्लिम देशों का खासतौर पर किस तरीके का रुझान है। मुस्लिम देशों का रुझान जो है वो कुछ इस तरफ है और रशिया की तरफ है और कुछ यूक्रेन की तरफ है। अभी हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ खड़ा है। अब ईरान का जो बयान था उन्होंने क्लियरली ये नहीं बताया कि वो किसके साथ खड़े हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो रशिया को सपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही यूनाइटेड अरब एमिरेटीज़ जो है, उन्होंने भी रशिया का समर्थन दे दिया। उसकी कई अपनी वजह भी है। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेटीज़ का हम देखें, वो रशिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रशिया जो है उनको ऑयल प्राइसेस फिक्स करने में मदद करता है। जो ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको फिक्स करने में रशिया उनकी हेल्प करता है। वो तो हर कोई कंट्री अपने किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो ऑयल प्राइसेज़ हो, चाहे वो वेपन आर्म डील हो जैसे इंडिया और रशिया की है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ है जो कुछ यूक्रेन के साथ आ बैठी है और कुछ जो है वो रशिया के साथ आ बैठी है।